गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ इंग्लिश। आज हम फिर इंग्लिश के बारे में बात करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि इंग्लिश की जो ग्रामर होती है उसमें वर्ड्स और सेंटेंसेस को अपने को सीखना होता है। ठीक है जी, ये आपकी चौथी क्लास है जिसमें आपको मैं आगे की चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि वर्ड्स और सेंटेंसेस, अगर ये चीज़ें आपको आ जाती है, ये दो चीज़ें अगर आपको आ जाती है तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। ठीक है, इतना ही मैंने आपसे कहा था, क्योंकि ग्रामर का बहुत बड़ा मतलब नहीं है। ज़्यादा अगर दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इतना सोचने की ज़रूरत है नहीं। हमें क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है जी, तो वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, जब दो चीज़ें हैं, सिर्फ अगर दो चीज़ों को सिर्फ सीखना है तो इन दोनों चीज़ों को सीखने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी चीज़ को समझ लेते हैं कि ये जो वर्ड ग्रामर है ना, इस ग्रामर का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ग्रामर, जैसे हमारे माइंड में ग्रामर वर्ड आता है, कोई बोलता है ग्रामर या फिर ग्रामर, ठीक है, तो हमारे माइंड में कुछ चीज़ें चलने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल टेंसेस, मॉडल्स, ठीक है, नाउन, प्रीपोजिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें मन में हमारे चलने लगती है, जिसको हम समझते हैं क्या, ग्रामर, कि ये ग्रामर है। ठीक है जी, तो देखिए ग्रामर वैसे तो मैं अगर कहूँ ना तो एक मतलब दिखाई ना देने वाली चीज़ है, इनविजिबल है, मतलब नहीं दिखता है, समझना पड़ता है। क्योंकि जो दिखता है ना वो होते हैं या तो सेंटेंस या तो वर्ड्स। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने यहां पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, यू कैन सी, ही डूइंग, मैंने लिखा ही डूइंग वर्क इज टुडे हीज। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ये प्रॉपर कोई सेंटेंस नहीं है, ये वर्ड्स हैं। ठीक है, ये सिर्फ वर्ड्स हैं। अगर मैं ये स्लैश हटा भी दूं सबका, अगर ये स्लैश मैं हटा भी देता हूं, ठीक है, मान लो ये वर्ड्स हैं सिर्फ, ठीक है, ये स्लैश सारा हटा दो, ही डूइंग वर्क इज टुडे हीज, मतलब ये एक सेंटेंस नहीं बनना है प्रॉपर। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे इन वर्ड्स को हमने अरेंज करके नहीं लिखा है, हमें इन्हें अरेंज करके लिखने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन हम इसको अरेंज करके कैसे लिखें, क्योंकि देखो वर्ड्स की नॉलेज तो हर किसी को होती है, वर्ड्स सबको आते हैं, कम या ज्यादा, लेकिन आते हैं। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते आज के समय में कि आपको वर्ड्स की नॉलेज नहीं है। नो, इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट ट्रूथ। समझ गए, आप ये नहीं कह सकते कि आपको वर्ड्स नहीं आते, वर्ड्स आते हैं, कम या ज्यादा, लेकिन आते हैं। ठीक है, होता क्या है कि उन वर्ड्स को हम ठीक से अरेंज नहीं कर पाते, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, बस वही गलती हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं फिर हमें इंग्लिश नहीं आती है। तो क्या करने का है, लेट्स सी। देखिए इंग्लिश में ना एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके बेस पे पूरी की पूरी इंग्लिश डिपेंड करती है। ठीक है, और उस फॉर्मूले का नाम है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी आप क्योंकि शुरुआत कर रहे हो इंग्लिश की, आप इंग्लिश को अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हो, यू आर द बिगिनर, सो अभी आपको इतना ही समझने की जरूरत है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, और जब आपको इंग्लिश आ जाएगी, बहुत अच्छे से तरीके से आ जाएगी, आप बहुत अच्छे से बोल पाओगे और लिख पाओगे, समझ पाओगे, तो उसके बाद क्या होगा कि आप अपनी इंग्लिश को खुद इम्प्रूव करोगे, किताबें पढ़ोगे, ठीक है, उसमें से बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे, तो आपका ज्ञान और बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी जब तक आप बिगिनिंग कर रहे हो, जब तक आप शुरुआत से सीख रहे हो, तब तक आपके लिए इनफ है इतना समझना कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से इंग्लिश सीखी जाती है। ठीक है, वैसे तो ये बहुत
कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लंबा चौड़ा चीज़ है, ठीक है, इसको सिखाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अभी मैं शॉर्टकट में, या फिर ये कह सकते हो कि अभी सिर्फ शुरुआत के लिए आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट की, इस चीज़ को आप समझना, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले उसमें एक आ जाता है सब्जेक्ट, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट दूसरे नंबर पे, नंबर 1 पे ये आ जाता है, नंबर 2 पे ये आ जाता है, और नंबर 3 पे ये आ जाता है, ठीक है जी। बाकी सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, जैसे कि अभी मैं बताने जा रहा हूं कि वर्ड्स कितने तरह के होते हैं, और जैसे मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कितने तरह के वर्ड्स होते हैं, तो इसी तरह के इतने सारे ही सेंटेंसेस भी होते हैं, वो भी बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को सीखते हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि इन वर्ड्स को इस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पे जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं ना, ही इज, ही डूइंग वर्क इज टुडे, ही इज, ये सेंटेंस तो नहीं है अभी, ठीक है, मैं मानता हूं इट्स नॉट सेंटेंस, लेकिन ये वर्ड्स तो है ना, ये कहीं ना कहीं से तो आए हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, इन सब से कहीं ना कहीं से तो आया है, हमने इनसे लिया है ना इसको, ठीक है। तो अभी इसको हम एक प्रॉपर सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, हम क्या करते हैं देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहां से ले लेता हूं ही हमारा सब्जेक्ट है, हमने लिख दिया ही, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, हमने लिख दिया ही। इसके बाद वर्ब आनी है, ठीक है, तो देखिए ये इज और ये डूइंग, ये हमारी वर्ब है, मैंने यहां पे लिख दिया इज डूइंग, ही इज डूइंग, ठीक है। अच्छा यहां पे ही इज भी तो है, इसको भी लिख देते हैं, ही इज डूइंग हीज वर्क टुडे। अब इसका एक मीनिंगफुल आंसर आ जाएगा, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, ही इज डूइंग हिज वर्क टुडे का मतलब हो गया कि वह आज अपना काम कर रहा है, ठीक है, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दिया, अकॉर्डिंग टू वर्ब मैंने वर्ब लगा दिया, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा दिया। देखिए यहाँ पे मैंने ही इज वर्क टुडे लिखा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप इतना समझ लो कि ऑब्जेक्ट को मैं बाद में क्लियरली आपको समझाऊंगा, थोड़ी सी आगे की चीज है, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है अदर्स, ठीक है, दो चीजें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड अदर्स, ठीक है। तो अभी आप बेसिकली यही समझो कि हर चीज आपके लिए ऑब्जेक्ट है, बाद में उसको हम डिस्क्राइब कर लेंगे, उसको उसमें हम अंतर कर लेंगे सारा कि ऑब्जेक्ट में क्या क्या आता है और सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। इंग्लिश में सीखने वाली जो चीज है ना, वो सिर्फ यही है कि सब्जेक्ट को समझना, वर्ब को समझना और ऑब्जेक्ट को समझना। जो सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को और इसके कॉम्बिनेशन को समझ जाता है, इंग्लिश उसको आ जाती है, ठीक है, फिर वो किसी भी चीज को कर सकता है इंग्लिश में, इसी चीज को समझना होता है, इसी फॉर्मूले को लेकर हर कोई चलता है। देखो बेसिकली ये इस तरह से कि आप समझ लो कि आप एक नई कार लाते हो, ठीक है, और फिर उसमें आप एसेसरीज लगाना स्टार्ट करते हो, या कोई नई बाइक लाते हो और फिर उसमें आप एसेसरीज ऐड करना स्टार्ट करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज जो आपके लिए हुई वो क्या हुई, आपकी कार या बाइक, करेक्ट ना। क्योंकि जब आप वो नहीं लाओगे, आपके पास नहीं होगा, तो मॉडिफिकेशन किस में करवाओगे, उसमें कौन सी एसेसरीज लगाओगे जब है ही नहीं आपके पास, तो पहले होना चाहिए ना, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यहां पे आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद हम मॉडिफिकेशन करते जाएंगे, उसके बाद हम इसके पार्ट्स को समझते जाएंगे, इसकी सारी चीजों को समझते जाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए, फर्स्ट डे के लिए या फिर अभी स्टार्टिंग के लिए आपके लिए इतना समझना जरूरी है कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर धीरे धीरे चीजों को हम सीखेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको इसका सबसे पहला पार्ट यानी कि सब्जेक्ट, ये सिखाने जा रहा हूं कि सब्जेक्ट में आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो, और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में भी बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो वहां पे चलते हैं, और एक्चुअली देखो मैं वर्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूं, ये समझ लो आप बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज वो वर्ड्स की बात करेंगे कुछ। चलिए यहां आ जाते हैं। देखिए मैंने पहले से ही लिख के रखा है आपके लिए, यहां पे मैंने लिखा है सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, ये एफ मिट गया है कोई नहीं, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन
या फिर आप इसको पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हो, या फिर आप इसको नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन भी कह सकते हो। इन तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है। आप नाम पे मत जाओ, मैं तो कहता हूं नाम को याद भी मत करो, छोड़ो उस चीज को, बस इतना समझो कि ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अब मैंने यहां पे क्या लिखा है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। आप इसको बहुत इजीली एक ही बार में याद कर सकते हो अगर आप इसको इस तरीके से बोलते हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। 7 वर्ड्स हैं सिर्फ, ओनली 7। आप चाहो तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, बोलो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई, वी, यू, इन तीनों को एक साथ बोलो, आई, वी, यू, और फिर बोलो ही, शी, इट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई, वी, यू, फिर बोलो दे, ही, शी, इट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है जी, ये आपको याद हो जाएगा, 2-4 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको याद कर लेना है, क्यों? क्योंकि हर जगह, हमेशा, हर दिन, हर चीज में ये चीजें, ये सब्जेक्ट्स आपके आते रहेंगे। आएगा नहीं बोल रहा हूं मैं, आता है नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं आते रहेंगे, ठीक है जी। तो आपको एक बार इसको याद करने की जरूरत है। चलिए इसकी मीनिंग को भी समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहां पे लिखा, आई का मतलब होता है मैं, मैंने, मेरे, ठीक है। मैं, मैंने, मेरे। इसी तरह से हम, हमने, हमारे, तुम, तुमने, तुम्हारे, वे, उन्होंने, उनके, वह, उसने, उसके, वह, उसने, उसके, और यह, इसने, इसके। अच्छा, ये जो यहां पे इट लिखा हुआ है ये होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है। तो और बाकी चीजें होती हैं लिविंग थिंग के लिए, ठीक है, जो मैंने लिखा है। अच्छा, अब यहां पे ये समझते हैं कि जैसे कि लिखा है मैंने, मैं, मैंने, मेरे, तो इससे सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है जी। मैं, मैंने और मेरे, इससे सेंटेंस कैसे बनता है? तो चलिए मैं आपको इससे सेंटेंस बना के दिखाता हूं, ठीक है। लेट्स सी क्या करना है। सबसे पहले मैंने ऐसे ही बना लेते हैं, जैसे कि मैं से बनाता हूं, मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, ठीक है जी। ये मैंने एक सेंटेंस बना दिया यहां पर, पढ़ाता हूं। अब यहां पे क्या हो रहा है, यू कैन सी, यहां पे मैंने मैं का यूज किया है, मैं आ गया मैं, ठीक है। जब मैं आ जाए तो आई आएगा, बिल्कुल, ठीक है। अब इसी का एक और था मैं के अलावा, मैंने, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, पहले सेंटेंस को लिख लेते हैं। मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, आई टीच इन स्कूल, ओके जी। यहां पे मैंने मैं का यूज किया, आई आ गया, ठीक है। अब मैं के अलावा मैंने पे आ जाते हैं, मैंने, मैंने, मैंने स्कूल में पढ़ाया, ठीक है जी। अब इसमें देखो ने आ गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यहां पे कोई प्रीपोजिशन यूज होगा या फिर कुछ अलग से लगेगा, नहीं। मैंने लिखा है, मैं हो या मैंने हो, आप इंग्लिश में आई लिखोगे, आई बोलोगे, आई। पढ़ाया यानी कि आई टॉट, आई टॉट इन स्कूल, हो गया, ठीक है जी। मैं हो या मैंने हो, आपको आई लिखना है। चलिए एक और मैं बता देता हूं आपको। अब लिखा था मेरे, तो यहां पे थोड़ा सा सेंटेंस बदल देता हूं। मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक घर है, ठीक है। अब यहां पे आ गया मेरे, तो मेरे का मतलब यहां पे माई नहीं होगा, यहां पे आई ही होगा। क्यों होगा अभी बताता हूं। आई हैव अ हाउस, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे मेरे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं, मैंने, मेरे, और इसके बाद पास लिखा हुआ है। तो ये जब पास वर्ड आ जाता है ना हिंदी में, कहीं कहीं पे भी अगर पास आएगा, जैसे कि मेरे पास, उसके पास, हमारे पास, पास आ जाता है, तो मेरे पास, यानी कि यहाँ पे एक फीलिंग आ रही है कि ये जो घर है किसके पास है, मेरे पास, है ना। तो जब कोई चीज आपके पास होती है, ठीक है, आप उसके ऑनर होते हो, तो आप मेरे पास करके बोलते हो, ठीक है। तो यहां पर इंग्लिश में आई हैव बोला जाता है, और अगर सिंगुलर होता है तो शी हैज या ही हैज बोला जाता है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहां पर कि जब कोई चीज आपके पास है तो मेरे करके बोल देते हो। अब यहां पे अगर मेरे पास की जगह पे मैं या मैंने बोल दूं, मैं ऐसे बोल दूं, मैं एक घर हूं, कैसा लग रहा है? मैं एक घर हूं, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आई एम अ हाउस, सेंटेंस सही है लेकिन ऐसे होता नहीं है, ऐसा नहीं बोला जाता है, ठीक है। मैं एक घर हूं, क्या बोला जाता है? मेरे पास एक घर है, या मेरे पास कोई चीज है, जो भी होता है, तो उसको आई करके ही बोला जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है यहां पर कि मेरे आने के बावजूद, ठीक है, मतलब मेरे आ रहा है और हम आई लगा रहे, माई नहीं लगा रहे। यहां पे हम ऐसे नहीं लिख रहे कि माई हाउस, माई हैव अ हाउस। हम ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं? हम ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं? माई हैव अ हाउस क्यों नहीं लिख रहे हैं? हम आई हैव अ हाउस ही क्यों लिख रहे हैं? लिखने को, हम बोलने को माई हैव अ हाउस भी तो बोल सकते हैं ना, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आई हैव अ हाउस। व्हाट इज द रीजन? तो देखिए इसका रीजन समझा रहा हूं मैं। इसका रीजन ये होता है कि आप माई का यूज इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। माई का यूज आप इस तरीके से नहीं कर सकते और आई का यूज इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आई जो है वो आपका सब्जेक्टिव केस है। आई आपका क्या है? सब्जेक्टिव केस है। लेट्स सी, देखिए यहां पर आई क्या है? आपका सब्जेक्टिव केस है। मैंने लिखा है ना, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, या फिर इसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, या नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आई जो है आपका, या फिर ये जो वर्ड्स यहां पे लिखे हुए हैं, ये आपके सब्जेक्टिव केस हैं। यानी कि जब भी आपका सेंटेंस शुरू होगा और उसमें आपको सब्जेक्ट के तौर पे अगर आपको लिखना है, सब्जेक्ट का मतलब होता है जहां से सेंटेंस शुरू हो रहा है, या फिर कर्ता, या फिर जो सेंटेंस उसमें है वो किसके लिए है, उसमें जो बात बोली जा रही है वो किसके लिए बोली जा रही है, या उसमें जो एक्शन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, कौन कर रहा है उस एक्शन को, ठीक है जी। बेसिकली कौन कर रहा है उस एक्शन को, या फिर वो सेंटेंस बना किसके लिए है। तो जहां पर इन सब चीजों का आंसर आता है सब्जेक्ट, ठीक है, जो आंसर आता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो जब सब्जेक्ट की बात हो तो आप यही यूज करोगे, चाहे हिंदी के सेंटेंस में मेरे पास आए, चाहे सेंटेंस मतलब हिंदी के सेंटेंस में मुझे आए, ठीक है। मुझे का भी आपको बताऊंगा अभी। देखो, अब जैसे कि यहां पे मी लिखा हुआ है, ठीक है, मी मतलब होता है मुझे। अब अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं, चलिए मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहां पे एक सेंटेंस बनाया था, तो यहां पे मेरे पास था तो मैंने माई कर दिया, ठीक है। एक सेंटेंस और बना रहा हूं, मुझे बुखार या फीवर, बुखार है। अब यहां पे देखिए मैंने यहां पे मुझे का यूज किया है, मुझे का, और मैंने यहां पे आपको बताया कि मुझे का मतलब क्या होता है। लेट्स सी, यहां पे देखिए, यहां पे मैंने आपको बताया कि मुझे का मतलब होता है मुझे का मतलब होता है मी, इंग्लिश में होता है मी। हिंदी में जैसे आप बोलते हो ना मुझे, या मुझको, या मुझसे, ठीक है, मुझसे तो चलो ऑब्जेक्ट ही होगा, छोड़ो। यहां पे देखिए मुझे जब बोला जाता है या मुझको जब बोला जाता है, ठीक है, तो यहां पर ये मी आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं कर सकते।
एज अ सब्जेक्ट। जैसे कि यहां पे सेंटेंस में मैंने लिखा है कि ये देखिए, मैंने यहां पे लिखा है ना मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, तो यहां पे मुझे आ गया ना। तो यहां पर हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि आई एम फीवर, नहीं लिख सकते। हाँ जी, नहीं लिख सकते, गलत है ये गलत है, नहीं लिख सकते। आई एम फीवर, मैं बुखार हूं। अगर आप ऐसे बोलोगे कि मैं बुखार हूं, आई एम फीवर, तो कोई सुन के हंसेगा नहीं, अच्छा लगेगा? नहीं बोल सकते ऐसे। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहां पर ये जो आई है ना आई है ना, ये एम के साथ नहीं आएगा, ठीक है? आई एम फीवर नहीं हो सकता, नो। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा हैव, आई हैव फीवर, यानी कि मुझे बुखार है, मेरे पास है, मेरे अंदर है, ठीक है? अच्छा, इसको हम मी कर सकते हैं, मी हैव फीवर, तो नहीं कर सकते। मी हैव फीवर हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मी जो होता है ना, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। इसी तरह से मैंने यहां पे माई लिखा है ना, इसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ये है, ठीक है जी? ये फिक्स रहते हैं। जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही है, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ही है। आप ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी? जो जहां है वो वहीं रहेगा। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के तौर पे ही यूज होगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के तौर पे ही यूज होगा। समझ गए? जैसे कि आप स्कूल जाते हो तो आपकी अटेंडेंस लगती है, ये थोड़ी होगा कि आप नहीं गए, आपकी जगह पे आपका दोस्त चला गया तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। जो जाएगा उसी की अटेंडेंस लगेगी ना, क्योंकि वो प्रेजेंट है। अटेंडेंस का ये मतलब होता है जो प्रेजेंट है उसी की अटेंडेंस लगेगी, ठीक है? आपकी जगह पे उसकी अटेंडेंस नहीं लग सकती। तो यहां पे सब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि जो शुरू में आए सेंटेंस के, वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है? तो सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक बार, सिर्फ एक बार आपको ये याद करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैंने देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आमने सामने लिखा है, तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि इस ऑब्जेक्ट को यहां कर दो और इस सब्जेक्ट को यहां कर दो। एक एग्जांपल से समझते हैं। ही इज टॉकिंग टू मी, ही और मी, देखिए यहां पर क्या आ रहा है, ही और मी आ रहा है। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ही इज टॉकिंग टू मी। अगर मुझे इस सेंटेंस का मतलब हिंदी मतलब क्या होगा कि ही इज टॉकिंग टू मी मतलब हो गया वह मुझसे बात कर रहा है, ठीक है जी? अब मगर अगर मुझे इसको चेंज करना हो, क्या मैं इसको उठा करके यहां लिख दूं, यानी कि इसको मी कर दूं और इसको उठा करके यहां कर दूं ही, यानी कि क्या यह सेंटेंस ऐसे बोला जा सकता है, मी इज टॉकिंग टू ही? बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता, क्योंकि सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो ये अपनी जगह रहेगा। मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो देखो ये है आपका सब्जेक्ट, इज टॉकिंग आपका है वर्ब, और टू मी जो है आपका ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ये अपनी जगह रहेगा, ये अपनी जगह रहेगा, और वर्ब तो बीच में रहता ही है, उसको तो इधर उधर करना ही नहीं है ना, वो तो बीच में ही रहेगा, ठीक है? तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपको चेंज करना है, अब जैसे कि मी को मैं यहां सब्जेक्ट बनाना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ही की जगह पे
मैंने मी यूज किया है तो मी को कन्वर्ट कर दूंगा सब्जेक्ट में। मी का मतलब हो जाता है आई। जब आप मी को कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा आई। और अगर आप यहां पर इस मी को इस ही को जो है आप कन्वर्ट करना चाहते हो ऑब्जेक्ट में, तो ही का हो जाता है हिम। तो यहां पे ये हिम हो जाएगा। तो यानी कि आप यहां से सेंटेंस शुरू करोगे आई, ठीक है, फिर ये एम इज नहीं आएगा, फिर एम आ जाएगा, आई एम टॉकिंग टू हिम, ये सेंटेंस बन जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट ही होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है। आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख दो। आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक सेंटेंस एक्टिव है। इंग्लिश में एक्चुअली दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। तो अभी तो मैं आपको एक्टिव ही सिखा रहा हूं, पैसिव बाद में सिखाऊंगा। तो पैसिव की बात अभी हम कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ एक्टिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं और ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर सेंटेंस की शुरुआत करनी है तो आप इन शब्दों का यूज करोगे और सेंटेंस को एंड करना है आप इन शब्दों का यूज करोगे, ठीक है। सेंटेंस के एंड में ये आ जाएगा, यानी कि बेसिकली ये समझो सब्जेक्ट, वर्ब और बीच में है ऑब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है। तो वर्ब से पहले जो चीज आ रही है वो हो गया आपका सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो चीज आ रही है वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपली अभी के लिए आप ये समझो। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों को आप याद कर लेना। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं कि देखो सेंटेंस के हिंदी के सेंटेंस में, हिंदी में आपको कैसे भी बोला जा रहा हो, मैं, मैंने, मेरे, हम, हमने, हमारे, तुम, तुमने, तुम्हारे, वे, उन्होंने, उनके, वह, उसने, उसने, उसके, ठीक है, और वह, उसने, उसके, या फिर यह, इसने, इसके, कैसे भी बोला जा रहा हो, आपको आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट लिखना है, इट यूज करना है, इस तरह से यूज करना है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मी, यानी कि मुझे, मुझको, मुझसे, ठीक है, अस, देम, यू, देम, हिम, हर, ये यूज करना है। और सेंटेंस में आपके आएगा हमें, तुम्हें, उन्हें, उसे, इसे, ये आएगा सेंटेंस में आपके, हमको, तुमको, उनको, उसको, उसके, उसको, इसके, ये आएगा आपके सेंटेंस में, ठीक है। तो हिंदी में जैसे भी बोला जाए आप उसको समझोगे और उसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करोगे और इसको सेपरेटली याद करना है। आप इसको सेपरेटली याद करोगे एक एक करके, सब्जेक्ट को इस तरीके से आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट करके, और ऑब्जेक्ट को मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट करके याद करोगे, ठीक है। बेसिकली आपको इतनी ये वर्ड, अभी मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि आपको ये जो वर्ड्स है ना ये याद करने हैं। अगर आप इन वर्ड्स को याद कर लोगे तो आगे की चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है। और अगर इन वर्ड्स को आप याद नहीं करोगे तो चीजें थोड़ी सी मुश्किल रहेंगी, आपको समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए आपको एक बार इन्हें याद जरूर करना है। एक बार याद कर लोगे, देखो जो चीज हम रेगुलर यूज करते हैं उसको हम भूलते नहीं है, ठीक है। जो एवरीडे लाइफ में यूज होता है उसको हम जल्दी से भूलते नहीं है। जो कभी कभार यूज होता है, साल में एक दो बार यूज होता है, ठीक है, या बहुत लंबे टाइम तक यूज नहीं होता, उसे हम भूल जाते हैं। लेकिन जिन चीजों को हम एवरीडे यूज करते हैं उसको हम बहुत मुश्किल से भूलते हैं, नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो ये वही वर्ड्स हैं जो रोज यूज होते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन आप इन वर्ड्स का यूज हिंदी में या इंग्लिश में ना करते हो। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता देना कि हाँ जी झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो बस एक बार, जस्ट वंस, एक बार आपको इन वर्ड्स को याद करने की जरूरत है, ठीक है। भले आप इसका नाम भूल जाओ, नाम से मतलब नहीं है मुझे, छोड़ो। ये जो काम, ये वर्ड्स है ना, ये काम के हैं, ठीक है। जब किसी का काम याद रहता है ना तो हम नाम ढूंढ ही लेते हैं कि उसका नाम क्या है, समझ गए। जैसे होता नहीं है, किसी का गाना हमने सुना किसी सिंगर का और हमें नहीं पता कि उस सिंगर का नाम क्या है, लेकिन गाना इतना अच्छा लगा, इतना मेलोडी सॉन्ग था कि मज़ा आ गया सुन के, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अगर हमें इंटरेस्ट आता है कि यार ये गाना गाया किसने, जरा एक बार पता तो करें, तो हम ढूंढ लेते हैं उसका नाम, समझ गए। जब कोई गाना, फिल्म कुछ भी हिट होती है ना तो लोगों को उसके डायरेक्टर या उसके सिंगर का नाम नहीं पता होता है जब वो हिट होती है,
ठीक है, उनको बस वो लिरिक्स, वो जो सॉन्ग्स होते हैं वो पता होते हैं, क्योंकि वो उसको बार बार सुन रहे होते हैं, ठीक है, देख रहे होते हैं। और हाँ, जब किसी में ज़्यादा इंटरेस्ट जगता है कि नहीं मुझे तो उसका नाम भी जानना है, तो वो ढूंढ लेते हैं, कर लेते हैं मेहनत उतनी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपको ये वर्ड्स याद करने की ज़रूरत है, नाम अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, ये वर्ड्स याद करोगे, ये ऑब्जेक्टिव केस अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी इसको इस तरह से समझो कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये आपका आईफोन है, और ये जो नाम है ना ये आपका उसका बॉक्स है। तो जाहिर सी बात है आप अपना आईफोन यूज़ करते हो, बॉक्स को तो फेंक ही देते हो, बॉक्स थोड़ी लेके यूज़ करते हो साथ में। फ़ोन भी जेब में है, एक जेब में फ़ोन है और एक जेब में बॉक्स है। ठीक है, और जहाँ जा रहे हो दोनों एक साथ निकालते हो, ये रहा। ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और वर्ड्स यहां पर मैंने लिख दिया है, वर्ड्स का पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन लिखा है मैंने। ठीक है, यहां पे मैं आपको नाउन प्रोनाउन वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर से बता दूं मैं आपको नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बस कुछ वर्ड्स पढ़ा रहा हूं, कुछ वर्ड्स जिसको आपको याद करना है ताकि आपको इंग्लिश सीखना आसान हो जाए। बेसिकली हो क्या रहा है कि मैं आपको जीरो लेवल से एक छोटी छोटी चीजें सिखा रहा हूं ताकि आपको इंग्लिश सीखने में आसानी रहे। ठीक है, मैं पूरा का पूरा चैप्टर लेकर नहीं बैठ रहा हूं कि मैं आपको पूरा का पूरा प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाऊं या नाउन चैप्टर पढ़ाऊं, नहीं, अभी नहीं पढ़ा सकता, टाइम लगेगा उसको करने में। अभी सिर्फ जितने वर्ड्स की हमें ज़रूरत है बस वो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं वो भी और क्लियरली आपको बताऊंगा मैं आगे, जब सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा तो वहां पे आपको पता चलता जाएगा कि हाँ जी इसको यूज कैसे करते हैं, क्योंकि इसी की जरूरत पड़ेगी। बस आपको एक बार याद होना चाहिए, आपके स्टॉक में आ गया, माइंड के स्टॉक में आ गया ना आपके, तो फिर जब आप सेंटेंसेस बनाओगे, सेंटेंसेस बोलोगे ना, तो वो चीज अपने आप निकल के आएगी। तो इन वर्ड्स को भी बस अभी याद करना है, समझना है थोड़ा सा। अब मैंने यहां पे लिखा है पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। देखिए तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि पॉजेसिव मतलब क्या होता है। हालांकि ये जो वर्ड है बहुत ही कॉमन है पॉजेसिव, और जितने जेनजीज होते हैं ना, या आज के टाइम में जितने जवान लोग हैं, या कह लें कि जितने लोग हैं, वो सब लोग इस वर्ड से वाकिफ होंगे, पॉजेसिव वर्ड से वाकिफ होंगे। देखो पॉजेसिव का मतलब होता है हक जताना। ठीक है जी, हक जताना। जैसे कि आपने सुना ही होगा, यार तुम ज्यादा पॉजेसिव नहीं हो रहे हो, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, यार वो बहुत पॉजेसिव है। तो पॉजेसिव का मतलब होता है किसी पे हक जताना, किसी को इतना तंग कर देना कि तू मेरा ही है, तू मेरी ही है, उसे कहते हैं पॉजेसिव होना। ठीक है, यानी कि पॉजेसिव, किसी पे हक जताना, मालिकाना हक जताना, अपना समझना, इसी चीज को कहते हैं पॉजेसिव। तो यहाँ पे पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन का मतलब हो गया कि माई, आवर, योर, दियर, हीज, हर, इट्स। ठीक है, मैंने ये लिखा है। तो देखो माई का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे हिंदी में। आवर का मतलब हमारा, हमारी, हमारे। योर का मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या फिर आपका, आपकी, आपके। दियर का मतलब उनका, उनकी, उनके। हिज का मतलब उसका, उसकी, उसके। और हर का मतलब उसका, उसकी, उसके। देखो ही सी में अंतर तो आप लोग जानते ही हो, हीज हर का भी अंतर आप जानते ही हो इसका मतलब। फिर क्योंकि क्या होता है, ही सी का मतलब होता है लड़का लड़की, ही मतलब लड़का के लिए और शी मतलब लड़की के लिए, इतना ही अंतर होता है बस, बाकी दोनों सेम है। इट्स का मतलब होता है इसका, इसकी, इसके। ठीक है जी, मैंने हिंदी मीनिंग के साथ आपके ये वर्ड्स लिख दिए हैं पॉजेसिव। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पे देखिए कुछ और वर्ड्स भी लिखे हैं, जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, दियर्स, हीज, हर्स, इट्स। इसमें बेसिकली हुआ गया है कि मैंने एस लगा दिया है, जैसे कि आवर लिखा हुआ है तो आवर्स हो गया है, योर है तो एस लगा दिया, योर्स हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों जो है इनमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूं कि देखो डिफरेंस क्या होता है इनमें। डिफरेंस को थोड़ा सा समझना आप कि इन वर्ड्स को जब हम यूज करते हैं, अभी मैं आपको थोड़ा सा यूज बता रहा हूं, बाकी आगे यूज आपको आगे बताऊंगा ही। तो जब कोई चीज हमारी होती है, ठीक है, तो इन वर्ड्स को हम ले लेते हैं, इनमें से कोई वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि मेरा। अब मैं बोल दूं कि
यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो इट इज माई हाउस, इट इज माई हाउस, ये हो जाएगा। ठीक है जी, इट इज माई हाउस। अब इस हाउस से पहले देखो मैंने क्या लिखा है, माई लिखा है। ठीक है, इट इज माई हाउस, इस हाउस से पहले मैंने माई लिख दिया। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, इसका यूज भी बता देता हूँ मैं आपको कैसे होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है विद नाउन और यहाँ पे लिखा है विदाउट नाउन। नाउन का मतलब होता है नाम, ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को नाउन कहते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबको नाउन कहते हैं। ठीक है, और अगर ऐसी कोई चीज है जिसका कोई नाम नहीं होता तो मुझे नाम बताओ उसका। नाम हर चीज का होता है, समझ गए। तो नाउन, नाउन मतलब नाम, वो किसी भी चीज का हो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने हाउस लिखा है, ठीक है, घर, इस घर से पहले मैंने लगा दिया माई, तो ये हो गया मेरा घर, यानी कि इस घर पे मेरा अधिकार है, मेरा मालिकाना हक है। तो मेरा घर, ठीक है जी, माई हाउस, मालिकाना हक मैंने यहां पे बता दिया। अब इस साइड देखते हैं। अब यहां पे मैं एक आपको माइन का यूज करके दिखाता हूं कि माइन का यूज कैसे करते हैं। मैंने लिखा दिस इज माइन, ठीक है, बस मैंने इतना ही लिखा है, दिस इज माइन। मैंने इसके आगे हाउस नहीं लिखा है, ठीक है जी, मैंने इसके आगे हाउस नहीं लिखा, दिस इज माइन हाउस मैंने नहीं लिखा, क्योंकि यहां पे हाउस लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो वर्ड्स हैं माइन, योर्स, आवर्स, ठीक है, ये हम तब बोलते हैं जब हम किसी को ये बता रहे होते हैं कि देख भैया ये है मेरा, समझ गया, फालतू मत बोलियो। अब कैसे बोलते हैं, लेट्स सी। मैंने यहां पे घर बना दिया है, इस सेंटेंस का यूज हम तब करेंगे जब हम किसी को इस तरीके से बता रहे हों, दिखा दिया हमने उंगली करके, ठीक है, हम दिखा रहे हैं ऐसे करके, और फिर बोलेंगे सुन रहे हो, हाँ, दिस इज माइन। तो इसके आगे मुझे शब्द बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं किस चीज के बारे में बोल रहा हूं, दिस इज माइन मतलब यह मेरा है, फिर वो खुद देख लेगा क्या, अच्छा घर कह रहा है, अच्छा ये घर तुम्हारा है, यस दिस इज माइन। बेसिकली होता क्या है कि जब हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो प्यार से बोलते हैं, ठीक है, आराम से बोलते हैं, जैसे कि दिस इज माई हाउस, ओके। लेकिन जब हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं तो थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, स्ट्रेस देके बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेस देके, दिस इज माइन, डोंट टच इट, ठीक है। तो हमें यहां पे नाउन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं, लिसन, हाँ, इज दिस योर्स, हेलो, व्हाट आई एम आस्किंग यू, इज दिस योर्स, कम ऑन टेल मी। तो यहां पे क्या हो रहा है, हम उससे थोड़ा अकड़ के पूछ रहे हैं, अरे बता ना ये तेरा है क्या, यानी कि पेन ये तेरा है क्या, मैं बोल नहीं रहा हूं, पेन नहीं बोल रहा हूं, इज दिस योर, योर्स बोल रहा हूं मैं, योर्स पेन नहीं बोल रहा। और अगर मुझे प्यार से बोलना तो मैं ऐसे बोलूंगा, हेलो, इज दिस योर पेन, इज इट योर पेन, मैं ऐसे बोलूंगा। लेकिन अगर मुझे प्यार से नहीं बोलना है, धमका के बोलना है, ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूंगा, इज इट योर्स, गुस्से में। कोई ऐसी चीज छूट जाती है ना कहीं पर जो थोड़ी सी ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दे, और हम उसको देख लेते हैं कि अच्छा यहाँ पे रह गया है, अब तो मैं इसको बताऊंगा, रुक जा अभी बताता हूँ इसको, ठीक है। जैसे कि आप किचन में गए, और बच्चे होते हैं अक्सर करते हैं गलती, किचन में जाते हैं, ठीक है, और मतलब वो चीनी उतार रहे हैं या कुछ खाने पीने का उतार रहे हैं, ठीक है, और
बाई चांस उनको पता लगा मम्मी आ गई और मम्मी थोड़ी सी खतरनाक है, बहुत मारती है, तो वो जल्दी से भाग के आ जाते हैं। और भागने के चक्कर में जल्दी में क्या होता है कि मान लो उनका कोई सामान वहाँ पे छूट गया, ठीक है, घड़ी छूट गई, ठीक है, अब वो ढूंढ रहा है पूरे घर में, मेरी घड़ी कहाँ गई, मेरी घड़ी कहाँ गई, मेरी घड़ी कहाँ गई। और मम्मी आती है, कहती है हाँ बेटा ये तुम्हारा ही है ना। फिर आप यूँ देखते हो, है तो मेरा ही। अब मम्मी ये पूछेगी कि किचन में करने क्या गया था तू, बता, ठीक है ना। तो मम्मी ऐसी पूछती है, इज इट योर्स, इज इट योर्स। वो ऐसे क्यों पूछ रही है, क्योंकि आपको पता है कि आप किचन में क्या करने गए थे। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, ठीक है जी। हक जताने के लिए हम ये वाला यूज करते हैं, लेकिन हक ज्यादा जताने के लिए या घमंड के साथ जताने के लिए, स्ट्रेस दे के जताने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें इतना ही अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। आप दोनों का यूज़ कर सकते हो, बस डिफरेंस इतना रहता है कि हमें इसमें नाउन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसमें बिना नाउन के तो ये यूज़ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप ऐसे बोलोगे इट इज माई, फिर हाउस मत बोलो, चलो रहने दो, हाउस को छोड़ो, इट इज माई, तो क्या इट इज माई, यह है मेरा, क्या मेरा, कुछ तो बोलोगे उसके आगे। इट इज माई क्या, इट इज माई हाउस, इट इज माई पेन, इट इज माई लैपटॉप, इट इज माई वाटर बॉटल, कुछ तो बोलोगे यार। इट इज माई ओपिनियन, इट इज माई मोबाइल फोन, समझ गए, कुछ तो बोलोगे ना। तो यही यूज होता है इनका, बाकी आगे तो मैं यूज आपको बताऊंगा ही। आपको अभी फिलहाल इसको लर्न करना है, याद करना, अपने दिमाग में घुसा लेना है बिल्कुल। अगर आ जाएगा आपको तो आपके लिए इंग्लिश सीखना बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत काम की चीज आ गई, रिफ्लेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है ना ये, बराबर, रिफ्लेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है जी। रिफ्लेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सी। देखिए रिफ्लेक्ट, सबसे पहले तो इतना ही समझ लो रिफ्लेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो रिफ्लेक्ट वर्ड का मतलब होता है कोई चीज जाकर के सामने से टकरा करके वापस आती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट। जैसे कि एक बॉल लो, ठीक है, रबड़ की बॉल, और उसको दीवार पे मारो खींच के ऐसे, तो दीवार से टकराएगी और फिर वापस आपके पास आ जाएगी, समझ गए, यानी कि हो गया रिफ्लेक्ट, ठीक है जी। सूर्य की किरणें ऊपर से नीचे धरती पे आती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं, ऐसा करके धरती से टकराती हैं और फिर रिफ्लेक्ट होती हैं, ओके। रिफ्लेक्ट मतलब कोई चीज जा करके वापस आना, उसे कहते हैं रिफ्लेक्ट, ठीक है जी। जैसे रडार वेव्स होती है ना, रडार सुना होगा आपने नाम, रडार से वेव्स निकलती हैं, ठीक है, वो प्लेन से टकरा करके फिर वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होना। और अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल रिफ्लेक्ट का मैं बताता हूं, मिरर। शीशा तो देखते ही हो ना आप, ठीक है, सभी लोग शीशा देखते होंगे, मिरर, मुंह दिखता है जिसमें। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप फटाफट तैयार हुए, फर्स्ट क्लास टाई वाई लगाई, ठीक है, बाल बाल संवारे बढ़िया से, और शीशे के आगे गए, और आप जैसे खड़े होते हो तो आपका फ्रेंड का चेहरा दिख रहा है शीशे में, आपका नहीं दिख रहा है, फ्रेंड का दिख रहा है, कोई बिना मुंह धोया हुआ, मुंह भी नहीं धोया उसने, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है कि आप शीशे के सामने खड़े हो और आपके फ्रेंड का चेहरा दिख रहा है, अगर ऐसा हो गया ना तो आप डर के भाग जाओगे, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर मिरर के सामने खड़े हो तो आपका ही चेहरा दिखेगा, सही है ना जी। जो मिरर के आगे खड़ा है उसी का चेहरा दिखेगा, किसी और का नहीं दिख सकता, ठीक है। वो अलग बात है, हॉरर स्टोरीज में, हॉरर सीरियल्स में जो है ना किसी और का चेहरा दिखा देते हैं तो लोग डर जाते हैं बहुत ज्यादा, ये क्या है, ठीक है, वो फालतू की चीज है। देखो
मिरर में अगर आप अपना चेहरा देखते हो तो आपको अपना ही चेहरा दिखेगा, किसी और का नहीं दिखेगा। ये नहीं कि आप अपना चेहरा देखने गए हो और देख मम्मी कर रहा है, अरे यार अब ये हटे तब तो मैं अपना चेहरा देखूं। ऐसा नहीं होता है। आप देखते हो तो आप ही का चेहरा दिखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मिरर क्या कर रहा है, आपके चेहरे को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। ओके जी। तो रिफ्लेक्ट का मतलब आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्ट का क्या मतलब होता है, और इसी से बना हुआ है रिफ्लेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। यानी कि यहां पे देखो, अब मैंने लिखा है माई सेल्फ, फिर मैंने लिखा है आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिम सेल्व्स, इट सेल्फ। और अच्छा, यहां पे एक चीज समझिए, देखिए जैसे कि माई पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको, मैंने सबसे शुरू में यही बताया, ऑब्जेक्ट में माई था ना। फिर देखो आवर, फिर योर भी था, देम भी था, हिम भी था, हर भी था और इट भी था। बस हुआ क्या है, इसमें सेल्फ जुड़ गया है, सेल्फ, सेल्फ, ठीक है। अब इस वर्ड को भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं पहले कि सेल्फ का मतलब क्या होता है, ठीक है। सेल्फ बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है वैसे। सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है खुद या स्वयं, ठीक है जी, खुद या स्वयं। अब पहले इस वर्ड को समझना आप, तो इसको बहुत इजीली समझ जाओगे। गाड़ियों में एक चीज लगी होती है जिसको क्या बोलते हैं, सेल्फ। उसका काम क्या होता है, गाड़ी को स्टार्ट कर देना, उसके गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर देना। हम क्या करते हैं, बटन दबाते हैं या फिर चाबी घुमाते हैं, तो क्या होता है, खर 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 खर, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है ना। यानी कि उसके इंजन को स्टार्ट कर देता है। तो एक छोटा सा पार्ट लगा होता है जिसको बोलते हैं सेल्फ, मोटर होती है बेसिकली, वो सेल्फ मोटर बोली जाती है। तो उसको सेल्फ ही क्यों कहा, इसलिए कहा गाइस क्योंकि वो गाड़ी को खुद ही स्टार्ट कर दे रहा है, और अगर वो सेल्फ नहीं होता है, खराब हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, धक्का मारते हैं, धक्का मार के स्टार्ट करते हैं। यानी कि सेल्फ का मतलब होता है अपने आप। तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है, आपकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है, जब बटन दबाते हो सेल्फ चालू होता है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो सेल्फ का मतलब होता है अपने आप, समझ गए जी, अपने आप। इस वर्ड का मतलब अगर आप समझ गए कि सेल्फ का मतलब अपने आप होता है, तो अब इन सब का भी समझ जाओगे। देखो अब मैंने यहां पे लिखा है कि मैं खुद, यानी कि माई सेल्फ। जब हम कोई काम खुद करते हैं, अपने आप करते हैं, ठीक है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं खुद खाना बनाता हूं। मैं खुद खाना बनाता हूं, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, मैं अपना खाना खुद बनाता हूं, ठीक है जी, मैं अपना खाना खुद बनाता हूं। तो यहां पे हो जाएगा आई कुक माई सेल्फ, सॉरी, आई कुक फूड माई सेल्फ, आई कुक फूड माई सेल्फ, ठीक है जी। आई कुक फूड माई सेल्फ, यहां पे माई सेल्फ का मतलब हो गया अपना, और ये खुद, ठीक है जी, खुद। तो माई सेल्फ आ गया। अच्छा, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, या इस तरीके से भी बोलते हैं, आई माई सेल्फ कुक माई फूड। यहां पे एक चीज रह गई थी, माई, माई भी लिख देता हूं, आई कुक माई फूड माई सेल्फ, ठीक है। तो इस खुद के लिए जो है क्या आ रहा है, इस खुद के लिए सेल्फ आ रहा है, बस सिंपल सी चीज ये है। अब मैंने यहां पे दोबारा से लिख दिया, देखो माई सेल्फ, आई माई सेल्फ कुक माई फूड, दोबारा से लिख दिया। अब यहाँ पे देखो एक नोटिस करने वाली चीज ये है कि यहाँ पे माई सेल्फ मैंने लास्ट में लिखा, यहाँ पे मैंने जस्ट सब्जेक्ट के बाद ही लिख दिया। तो क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, या ऐसा क्यों होता है? तो देखो गाइस, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन सिर्फ एक ही है, बहुत छोटा सा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन नहीं है, ठीक है। बस ये कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है।
जब कोई हमसे पूछता है कि हाँ भैया अपना खाना खुद ही बनाते हो क्या, हाँ भाई मैं तो खुद ही बनाता हूँ अपना खाना, आई कुक माई फूड माई सेल्फ, प्यार से। क्या बोल रहे हो यार, सही बताओ, खुद ही बनाते हो क्या, हाँ भाई आई कुक माई फूड माई सेल्फ। नहीं यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, सही में, यस आई कुक माई फूड माई सेल्फ। अबे चल झूठ बोल रहा है भाई, आई माई सेल्फ कुक माई फूड। देखिए अब अभी लास्ट में जो मैंने ऐसे बोला ना कि आई माई सेल्फ कुक माई फूड, ये हमने थोड़ा सा जोर दे के बोला, इसलिए बोला क्योंकि जोर दे के जब हम बोलते हैं या जब किसी के बात समझ में नहीं आ रही होती है ना, तो स्ट्रेस दे के जब बोलना होता है, वही वाली बात जो अभी मैंने आपको पहले बताई थी, इससे पहले वाली स्लाइड में बताई थी ना कि स्ट्रेस दे के जब कोई चीज बतानी हो, ठीक है, तो हम माइन का यूज करते हैं, माई का नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह से यहां पे भी है, अगर किसी से प्यार से बात करनी है, एक बार में सुन रहा है, सेंटेंस के एंड में लगा दो आई कुक माई फूड माई सेल्फ। नहीं सुन रहा है, परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेसफुल जब इंसान हो जाता है, तंग हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो हिंदी में भी ऐसे ही बोलता है, अरे मैं खुद ही बनाता हूं भाई। तो हिंदी में थोड़ा सा वो चिल्ला के बोल देता है, इंग्लिश में आप जब बोलोगे तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अगर ऐसे बोल दोगे ना आई माई सेल्फ कुक माई फूड, तो समझ जाएगा, हाँ 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 समझ गया, मैं समझ गया, ठीक है जी। तो जब किसी को स्ट्रेसफुल तरीके से, यानी कि स्ट्रेस में आके बताना पड़ता है, थोड़ा सा तनाव दे करके बोलना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद इस रिफ्लेक्टिव केस को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि वह अपने घर अपने आप चली जाती है, मैं नहीं जाता उसे छोड़ने के लिए, वो अपने आप जाती है, और फिर से कोई परेशान करने लग जाए, सही में वो अपने आप चली जाती है, तुम नहीं जाते छोड़ने के लिए, अरे नहीं जाता भाई, वो अपने आप चली जाती है। शी गोज टू हर होम हर सेल्फ, एक तो ये तरीका हो गया बोलने का, शी गोज टू होम हर सेल्फ, और नहीं मान रहा था ऐसे बोलो, शी हर सेल्फ गोज टू हर होम, ठीक है जी। तो स्ट्रेस देके जब आपको बोलना हो तो आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद बोल दो, और प्यार से बोलना है तो आप लास्ट में बोल दो, खत्म, इतना ही होता है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको ये सारे केसेस बता दिए, अब इसको एक बार में समझ लेते हैं। देखिए अब मैंने ये सारे के सारे जो वर्ड्स मैंने आपको अभी बताए एग्जाम्पल के साथ, ये जो सारे वर्ड्स मैंने आपको सिखाया अभी, अब इसको एक साथ समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, फिर मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, फिर मैंने आपको बताया था पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन, फिर मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं, ये जो मैंने वर्ड्स यहाँ पे आप लिखे हैं सारे के सारे, ये सारे वर्ड्स अगर आप एक बार याद कर लेते हो सेपरेटली अच्छे से, ठीक है, तो आगे जब मैं सेंटेंस मेकिंग करूंगा, सेंटेंस मेकिंग आपको सिखाऊंगा, वही टेंसेस, मोडाल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जब आप सीखोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ these words we can learn all the sentences making, ठीक है, जो टेंसेस होते हैं या मोडाल्स होते हैं या आगे की जितनी भी चीजें होती हैं, उन सब में इन सब का यूज होगा। आफ्टर ऑल जो सेंटेंसेस बनते हैं वो शब्दों से ही तो बनते हैं ना, वर्ड से ही तो बनते हैं ना, बिना वर्ड के थोड़ी बनते हैं, बिना वर्ड के कोई सेंटेंस थोड़ी होता है, क्यों, गलत कह रहा हूं मैं। सो दीज आर द वर्ड्स, ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको आपको एक बार लर्न कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। इससे अगली क्लास में मैं आपको आगे की चीजें बताऊंगा, तब तक के लिए आप इसे लर्न कीजिए, ठीक है, इसको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और जितना इसका यूज होता है वो सारा यूज मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। टिल देन सी यू, बाय बाय, टाटा।